आपके साथ शिवालिका और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन। आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को लेकर किसी भी कंफ्यूजन में हैं या अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म, ये कार्यक्रम आपके लिए है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपसे बातचीत करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं और बनते हैं आपका लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। हमारे इस खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ा रहे हैं और छात्रों के मन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब देते हैं। कैसे शिक्षा का स्तर आगे बढ़ाया जाए, इस ओर कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन की आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से प्रहलाद सिंह, और प्रहलाद सिंह केमिस्ट्री क्लासेस के वो डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडेंट श्रेया भी मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रहलाद जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताइए प्रहलाद सिंह केमिस्ट्री क्लासेस के बारे में। कितने साल से आप क्लासेस संचालित कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पढ़ाए जाते हैं, किस मेथड से आप पढ़ाई करते हैं और कितना लंबा अनुभव आपका रहा है? जी, मेरी कोचिंग लगभग 21 साल हो गए हैं। मैं अशोक गार्डन जहांगीराबाद और 10 नंबर एरिया में मेरी क्लासेस विगत 21 सालों से रेगुलर चल रही है और अभी तक मैं लगभग अपने इंस्टीट्यूट से 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट जो है उनको पढ़ा चुका हूँ। एवरी ईयर मेरे यहाँ 250 से 300 स्टूडेंट रहते हैं और हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ के भी टीचर है, लेकिन मेन हमारे यहाँ जो क्राउड रहता है वो केमिस्ट्री का रहता है। और हम जो हमारे यहाँ स्टूडेंट रहते हैं उनको बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे स्टूडेंट को कहीं भी किसी भी चीज़ का कोई डाउट ना हो और ताकि उनका एग्ज़ाम के साथ साथ जो आगे की चीज़ें हैं, यदि वो अपने लाइफ में किसी भी क्षेत्र में जाए तो हमेशा हमें याद रहे कि हम भोपाल से किसी टीचर से पढ़ के आए थे जो आज तक उनको लाइफ के हर जगह, ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशन फील्ड में रहे, इसके अलावा कहीं भी जाए वहाँ भी उनको हम इतना मेहनत करना सिखा देते हैं कि जहाँ भी जाएंगे वो सक्सेस रहते हैं और हमेशा हमें याद करते हैं। निश्चित तौर पर प्रहलाद जी, क्योंकि लंबा अनुभव आपका टीचिंग फील्ड में रहा है, आप कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर भी हैं, तो बच्चों के लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। श्रेया भी हमारे साथ जुड़ी हैं। श्रेया, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं, कौन सा सब्जेक्ट स्टडी कर रही हैं और आपकी क्लासेस के बारे में भी बताइए। Firstly, I would like to thanks to Bansal Group who invited me this program. मैं 12th PCM की स्टूडेंट हूँ। मुझे अपने यहाँ कोचिंग, मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक था पहले, जब तक मेरा 10th था तो 10th में लोकल था केमिस्ट्री कि वहाँ थोड़ा कम सिलेबस रहता था, पर जब 11th में आई तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद 11th मेरा बहुत ज़्यादा वीक था। उसके बाद जब मैंने केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन करी प्रहलाद सर के यहाँ 12th में, तो मेरा केमिस्ट्री मेरी स्ट्रेंथ बन गया, क्योंकि वीकनेस पर काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और वीकनेस ही स्ट्रेंथ को बनाना सबसे अच्छी चीज़ होती है। बहुत अच्छी बात कही श्रेया आपने, जिस तरह से आपने कहा कि केमिस्ट्री आपका वीक हुआ करता था, लेकिन जब से आपने क्लासेस ज्वाइन किया अब आपका केमिस्ट्री सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गया है। अक्सर हम प्रहलाद जी देखते हैं कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है कई बच्चों के लिए एक टाबू होता है, एक डर होता है। कई लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है तो इनऑर्गेनिक में फंस जाते हैं, कई लोगों के लिए इनऑर्गेनिक आसान लगती है तो ऑर्गेनिक में फंस जाते हैं। केमिस्ट्री एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इस पर काबू कर लिया तो ये आपका प्लस पॉइंट बन जाता है। प्रहलाद जी, आपने देखा होगा लंबा अनुभव आपका टीचिंग फील्ड में रहा है, आपकी क्लास में कई तरह के बच्चे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि हर साल आप 250 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कई तरह के बच्चे होते हैं और कई लोग कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, कई लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को? हमारे यहाँ जिससे स्टूडेंट आता है हम सबसे पहले उसका टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट से पता चल जाता है कि बच्चा किस कंडीशन में है। क्या है कि कई बार स्टूडेंट 11th में बिल्कुल पढ़ता नहीं, 11th को बहुत लाइटली लेता है, जबकि 11 जो है मेन होता है। 11 जो है क्यों बेसिक होता है और बच्चा उसको छोड़ देता है। जैसे वो 12th में आता है तो वो हमारे लिए भी हेडक होता है बच्चा। फिर हम क्या करते हैं, उसका सबसे पहले टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो किस लेवल पर है और हम क्लास में जो है बच्चों को एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। जब उसका बेसिक लेवल के जाने के बाद जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद उसका रिवीजन होता है। रिवीजन के बाद पहले हम ओरल टेस्ट देते हैं, फिर रिटन टेस्ट देते हैं, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि बच्चा अभी किस कंडीशन में है। यदि बच्चा अभी भी कहीं ना कहीं उसको डाउट है तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है, उस एक्स्ट्रा क्लास में उसके डाउट सॉल्व किए जाते हैं
और दूसरा जैसा कि आपने कहा कि केमिस्ट्री ऐसा एक सब्जेक्ट, सब लोगों ने केमिस्ट्री को हवा बना रखा। मैं कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री में मेन चीज़ होती है बेसिक। यदि आपने उसके बेसिक और फंडामेंटल पर फोकस किया तो केमिस्ट्री आपको हिंदी से भी ईजी लगेगा। और जहाँ आपने सोचा कि नहीं यार, जहाँ आपने केमिस्ट्री को रटने की कोशिश की तो आपको मैथ से भी आपको केमिस्ट्री लेंदी लगता है। और मैंने केमिस्ट्री में कई ट्रिक बना रखे हैं जिनकी हेल्प से मैं बच्चों को समय समय पे समझाता रहता हूँ। जैसे मुझे पीरियोडिक टेबल किसी भी बच्चों को बताना हो तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक्स बना रखा है। जैसे मैं एस ब्लॉक की बात करता हूँ, पहले ही ग्रुप है तो मैंने इसके लिए बना रखा है हाइड्रोजन लिथियम ने की रुबेडियम से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाबूजी राजी। इस तरह से इसे ट्रिक्स बना रखे कि 118 एलिमेंट बच्चों को चुटकी में याद हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारी क्लास का जो माहौल है एकदम फ्रेंडली रहता है। तो बच्चों को, क्योंकि केमिस्ट्री आप एक सीरियस होकर नहीं पढ़ा सकते, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हंसी मजाक में खेल खेल में पढ़ाया जाता है। किसी ने कहा भी है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रटा सब सुबह सब सपा। तो उसमें आप जितना ज़्यादा एकदम खुशनुमा माहौल होगे उतना इजी केमिस्ट्री होती जाएगी। और जहां आप रटने की कोशिश करोगे केमिस्ट्री आपको टिपिकल लगेगी। निश्चित तौर पर प्रहलाद जी, केमिस्ट्री थोड़ी बेवफा तो रही है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रहलाद सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में नहीं पढ़ते, उनके लिए शायद केमिस्ट्री थोड़ी मुश्किल रही होगी। लेकिन जिस तरह से श्रेया ने बताया कि एक टाइम पर उनका जो सबसे वीक सब्जेक्ट था अब वो उनकी एक स्ट्रेंथ बन चुका है, तो एक तरह से ये भी मैसेज है। श्रेया, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह की टिप्स और ट्रिक्स सर अभी हमें बता रहे थे, क्या उसी तरह से क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है और क्या आपका फेवरेट पार्ट होता है क्लासेस में? हाँ, सही बात है कि सर जैसा बता रहे हैं वैसा पढ़ाया जाता है। और फ्रेंडली नेचर बहुत कुछ बताता है कि बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है। अगर किसी बच्चे को डाउट है और अगर वो बहुत हिचकिचा रहा है सर से पूछने के लिए, तो ये चीज़ गलत है कि बच्चा वहाँ जाके समझ नहीं पाता है। पर जैसे सर का नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत फ्रैंक है हमसे। अगर हम उनसे कोई भी डाउट होता है, अगर हम उन्हें रात में भी कॉल कर रहे हैं 11 बजे 12 बजे, हम लोग को एग्जाम के पहले कुछ डाउट्स होते हैं, अगर हमको रात में भी कॉल करते हैं तो वो हमें बताते हैं, हमें सुबह वेलकम विश करते हैं, लाइक ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। प्लेजर्स बहुत ज़रूरी है आज के समय में। बहुत सही बात कही आपने श्रेया, क्योंकि जब एक टीचर एक फ्रेंड की तरह बिहेव करता है क्लास में, जब स्टूडेंट्स के साथ उसका फ्रैंकली इन्वायरमेंट होते हैं, फ्रैंकली इन्वायरमेंट एक स्टूडेंट को मिलता है तो वो अपने डाउट्स क्लियर करने में हिचकिचाता नहीं है कहीं ना कहीं। और ये काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होता है क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड के सामने जैसे आसानी से रख पाते हैं, जब टीचर्स का बिहेवियर हमसे वैसा होता है तो हम टीचर्स के सामने भी अपनी प्रॉब्लम रखने से डरते नहीं हैं। प्रहलाद जी, अपने लंबे समय से इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अब डिजिटलाइजेशन और टेक्निकल एसेसरीज काफ़ी सारी आ चुकी है और एक्सेसिबिलिटी अब काफ़ी बढ़ चुकी है, तो ऐसे में क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में आप क्लासेस लेते हैं? क्या यूट्यूब स्ट्रीमिंग भी आपकी क्लासेस की होती है? हाँ, मैं दोनों में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में लगा। ये चीज़ मैंने कोरोना से स्टार्ट कर दी थी क्योंकि कोरोना में सारी चीज़ें शट डाउन थी, तो उस समय हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। लेकिन ऑनलाइन की कंपैरिजन में ऑफलाइन मोड में ज़्यादा, क्योंकि ऑफलाइन में आप बच्चों से डायरेक्टली कनेक्ट रहते हो तो एक एक चीज़ें ऑन द क्लास उसी टाइम आप उस चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। तो ऑनलाइन के कंपैरिजन में जो है ऑफलाइन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों से डायरेक्टली कनेक्ट रहता हूँ और उसी समय जो भी डाउट रहता है तो तुरंत क्लास में वो डाउट उसका क्लियर कर देता हूँ। और कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई बच्चों की भीड़ है, उसमें सोचता है कि यार मुझे यदि डाउट पूछूंगा हो सकता है मेरा दोस्त मुझसे हंसेगा, मेरा बाद में मजाक उड़ाएगा, तो स्टूडेंट को मैं वहाँ रोक के बाद में उसको जो भी है मैं उससे बड़े प्यार से पूछ के, बेटा कहाँ डाउट है, कैसे डाउट है बोलो, तो मैं उसका वो डाउट वहाँ क्लियर करवा देता हूँ। तो वैसे क्योंकि देखो ऑनलाइन से क्या है कि ऑफलाइन रहेगा तो एक पार्टिकुलर एरिया का स्टूडेंट आपसे कनेक्ट होगा जी। ऑनलाइन से क्या होता है कि कहीं का भी इंडिया या इंडिया के बाहर तक का भी स्टूडेंट आपसे कनेक्ट हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि अब एक्सेसिबिलिटी बढ़ चुकी है, हर बच्चे के हाथ में लगभग फ़ोन होता है, मोबाइल होता है और ऐसे में कई सारी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती है। प्रहलाद जी, एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे अहम चीज़ होती है वो होता है उसका टाइम। ऐसे में स्टूडेंट लाइफ में अगर हम टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं तो हमारे लाइफ टाइम काम आती है। आप अपने स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट कैसे सिखाते हैं? मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई सबसे पहले अपनी जो मैंने 8 का एक रूल्स बना रखा है, 8 + 8 + 8। 8 घंटे आप खूब सो, क्योंकि सोना जरूरी। यदि आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका दिन पूरा ऐसे रह जाएगा, सिर दर्द रहेगा। तो आपको 8 घंटे सोना कंपलसरी। 8 घंटे आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अगले 8 घंटे जो है आप घूमो, एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो इस तरह से मैं अपने बच्चों से बोलता हूँ कि 8 अपनी जो लाइफ है, अपना जो टाइम है उसको 8 + 8 + 8 में डिवाइड कर लो। और मैं जैसे मेरे यहाँ सारे स्टूडेंट जो सीनियर आते हैं, यानी कि 11th क्लास से स्टार्ट होते हैं, तो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि भाई देखो अपनी लाइफ है, इसमें जो शुरू के 5 ईयर है ये बहुत मैटर करते हैं।
ये 5 ईयर यदि आपने अपनी लाइफ में अच्छा कर लिया, टाइम दे दिया, तो अगले आपके जो 50 से 70 ईयर है वो बहुत अच्छे चले जाएंगे। और यहाँ पे आपने यदि टाइम को ऐसे निकाल दिया तो आपकी पूरी लाइफ फिर ऐसी रहेगी, आप बाद में पछताना रह जाता है। तो इसलिए इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपनी एजुकेशन पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और आज जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, जिनको देखो वो हर कोई इस रील में है, कोई इंस्टा है, कोई व्हाट्सएप है, फेसबुक है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन ये सेकेंडरी है, ये हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है। इनको उतना ही यूज़ करें जितना इसकी ज़रूरत है। इस समय हमें मेन है कि हमारी क्योंकि कॉम्पिटिटिव का दौर है, तो इस समय हमें जितना ज़्यादा हो सके हमारे एजुकेशन, हमारे करियर पर ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया का यूज़ करें, लेकिन एक लिमिट तक, उसका एक क्राइटेरिया रखें। उसके बाद जो भी चीज़ है बाद में होता रहेगा, लेकिन मेन चीज़ है अपना टारगेट बनाएं और उसी ओर ध्यान देते रहें। प्रहलाद जी, जैसे कि हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की, आपने 8-8 का फॉर्मूला बताया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू पढ़ नहीं पाते, उनका लिंक नहीं लगता है, उनका है कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं वो लोग पढ़ाई पे। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या फॉर्मूला देना चाहेंगे कि 8 घंटे वो कंटिन्यू पढ़ें, या वो कुछ ब्रेक में अपना टाइम टेबल बनाएं, और वो अपने टाइम टेबल को डिवाइड कैसे करें सब्जेक्ट वाइज और टाइम वाइज? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, कंटिन्यू कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आपका माइंड जो है किसी एक टॉपिक पर ओनली 15 सेकेंड फोकस रह सकता है, उसके बाद आपका माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो आप जैसे पढ़ने बैठते हो तो पता है हम यहाँ बैठे तो थोड़ी देर के लिए हमारा दिमाग, हम लग रहा है कि हम फिजिकली यहाँ बैठे हैं, मेंटली डीबी मॉल घूम रहे हैं, बंसल वन घूम रहे हैं, बड़े तालाब घूम रहे हैं। तो जब हमें ऐसा लगे कि यार हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया, उस समय आप बिल्कुल बुक को एक साइड रख दें और 10-5 मिनट आपको न्यूज़ देखना है, न्यूज़ देख लो, टीवी पे और कोई प्रोग्राम देखना वो कर लो, अपने घर वालों के साथ कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह की हंसी मजाक बात वगैरह कर लो। आप कंटिन्यू 8 घंटे पढ़ ही नहीं सकते। आप अपना जो टाइम है 2-2 घंटे के शेड्यूल में बना लें कि 2 घंटे में पढ़ाई करना, फिर बीच में आधा घंटा का जो है ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ना, फिर आधा घंटा का ब्रेक कर लें। कंटिन्यू मैं कभी नहीं बोल रहा, और कंटिन्यूस आप 8 घंटे पढ़ाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि उससे आपको हेडेक होने लगेगी और दूसरी समस्याएं होने लगेगी। तो आप जो भी है, जो मैंने बताया 8-8 का, तो 2-2 घंटे के उसमें उसको बांट ले। बीच में 1-1 घंटा आप चाहे तो घूमना फिरना है, एंजॉय करना है, न्यूज़ देखना है, टीवी देखना है, इस चीज़ में भी उस टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। खेल वगैरह जो है, आजकल तो क्या है कि जैसे कि हम मेट्रो सिटी में रहते हैं तो इतना प्लेग्राउंड नहीं है कि कहीं जाए, हम घर में भी छोटे छोटे बहुत सारे गेम होते हैं वो भी खेल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि माइंड फ्रेश हो जाता है, और जब हम खेल के आते हैं माइंड फ्रेश हो जाता है, हमें लगता है कि यार हमारा टाइम निकल गया, और जब हम पढ़ने बैठे तो हम फिजिकली और मेंटली वहीं रहते हैं, तो वो चीज़ हमें उसी समय याद हो जाती है। कई बार हम क्या सोचते हैं, हम हमारे यार दोस्त को भी बोलते हैं यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, बस मुझे 5 मिनट में याद हो गया। और कई बार क्या कहते हैं यार मैं पिछले 2 दिन से इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मुझसे लर्न ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं हो रहा। रीज़न क्या है? क्योंकि हम वहाँ फिजिकली बैठे थे, मेंटली कहीं और घूम रहे थे। तो कोशिश ये करें कि हम मेंटली और फिजिकली वहीं रहे, जहाँ हमें लग रहा है कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस समय बिल्कुल ब्रेक ले लें, आधा घंटा 1 घंटा जो आपको लगे, फिर उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठ जाएँ। जी बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज़ से हो सकता है, चाहे वो मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, खेल कूद हो, कई तरह के डिस्ट्रैक्शन एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। तो ऐसे में अगर आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो शॉर्ट टर्म गोल्स रखिए। कुल मिलाकर जिस तरह से प्रहलाद सर ने बताया, छोटे छोटे गोल्स रखिए, थोड़े थोड़े टाइम की स्टडी कीजिए, और 25 मिनट का फॉर्मूला अपनाइए, 1 घंटे का, या जितने भी टाइम आप फोकस रख के पढ़ाई कर पा रहे हैं वो आप करिए। श्रेया, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं, और क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में कॉलेज का भी टेंशन होता है, साथ ही साथ कोचिंग की भी पढ़ाई करनी होती है, होमवर्क भी है, एग्जाम्स भी है, ऐसे में आपने अपना टाइम टेबल कैसे डिज़ाइन किया है? जब हमारे स्कूल लग रहे थे तब तो हम इतना टाइम नहीं दे पाते थे। जैसे सर ने हम लोग को शुरू में बताते थे कि आप ऐसे कर सकते हो अपनी इफेक्टिव स्टडी, तो उस टाइम पर हम लोग स्कूल का टाइम हटा के कोचिंग कंप्लीट करके शाम को जब 6-7 बजे घर पहुंचते थे तो पहले तो थोड़ा रिलैक्स करते थे, क्योंकि दिन भर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था। ज़रूरी है। उसके बाद फिर थोड़ा सा लेट नाइट स्टडी कर सकते हैं, लाइक 11-12 बजे तक, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लूज़ हो गए कि आप यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर वो आपका रोज का होते जाएगा और आप अपनी स्टडी छोड़ते जाओगे पीछे। और वो स्टार्टिंग फेज है तो वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि बाद में तो इस टाइम पर तो आपको सिर्फ रिविजन ही करना है, पर स्टार्टिंग में तो आपको पूरा शुरू से अपना बेस क्लियर, बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जैसे अभी हम लोग के वैकेशन, मतलब वैकेशन तो नहीं, लाइक प्रिपरेशन लीव चल रही हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी हम लोग 8-8 वाला रूल फॉलो करते हैं, जिसमें 8 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चा नहीं पढ़ पाता है, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इस टाइम पर। तो मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा देर 1-1.5 घंटे जितना मैं कंसंट्रेट कर सकती हूँ। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको सारी चीज़, अपना एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन सबसे बेस्ट थिंग है अगर आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है।
तो उसके लिए आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको छोटे छोटे गोल बनाना पड़ेंगे, उन गोल पर वर्क करना पड़ेगा, बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा आपको उन चीज़ के लिए। अगर आप अटेंटिव नहीं है तो फिर आप अपने गोल कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको आपकी जो आपने करा है, जो आपने आज भी जो भी वर्क करा है, आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि अगर मैं ये चीज़ कर पा रही हूँ, कौन सी चीज़ मेरी वीक है, मुझे किस पर वर्क करना है। उसके बाद एक शॉर्ट सेल्फ टेस्ट लीजिए कि आज आपने जो पढ़ा है आप उसको पूरी तरीके से गेन कर पाएँ, उसका नॉलेज गेन कर पाएँ, कुछ रह तो नहीं गया उस चीज़ में। बिल्कुल श्रेया, और मैं एक बार इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या एग्ज़ाम्स का दौर चल भी रहा है, कि श्रेया ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भी आपने पढ़ा है एक बार खुद अपना उसका टेस्ट लीजिए, एक सेल्फ टेस्ट लेकर देखिए, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, पढ़ तो लेते हैं, याद हो जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब तक वो चीज़ सफाचट हो चुकी होती है। तो अगर आप सेल्फ टेस्ट लेंगे, उसे एक बार लिख कर देखेंगे, एक बार पढ़ कर देखेंगे, या फिर एक दूसरे के साथ रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स आपस में मिलकर, तो वो चीज़, अब वो कंसेप्ट आपको एकदम से याद रह जाएगा। और ख़ास तौर पर ये कि बेसिक्स और फंडामेंटल्स आपके क्लियर रहेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक स्टडी करने में इशू नहीं होगा, क्योंकि ख़ास तौर पर जब टेक्निकल चीज़ें होती है, केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट होता है, तो अक्सर उसमें नए नए कॉन्सेप्ट हमेशा ऐड होते रहते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस बढ़ते ही रहेंगे, कभी वो कम नहीं होंगे, उसमें चीज़ें आती ही रहती हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं एक बार उसका खुद भी टेस्ट लीजिए आगे एग्ज़ाम देने से पहले। ये बहुत अच्छी बात की आपने। प्रहलाद जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जब बात टाइम मैनेजमेंट की आती है तो साथ में एक प्रेशर भी लेकर आती है, एक स्ट्रेस भी लेकर आती है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं? क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, हमारा जो टॉलरेंस है वो काफ़ी कम होता जा रहा है जनरेशन। अब ये तो सही बात है कि आज की जनरेशन जो ज़रा से में प्रेशर ले लेती है और उनको वो प्रेशर को हैंडल भी नहीं कर पाती है। तो इसके लिए बच्चे तो ठीक है, लेकिन उनके जो गार्जियंस है मेन उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मैंने देखा कि सोशल मीडिया का दौर सभी लोगों पर इतना हावी हो चुका है। आप किसी भी घर में देखो, हर किसी के पास मोबाइल है, जो देखो सब मोबाइल में, गार्जियंस भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उससे भी फिर बच्चा क्या है कि उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, वो उसमें भी चिड़चिड़ापन आ जाता है कि यार हम बात करें तो किससे करें। तो ये गार्जियंस, पहली चीज़ ये गार्जियंस को सोचना पड़ेगा, स्टूडेंट को नहीं, कि वो हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, और वो ये ध्यान रखे, क्योंकि इस एज में आते आते बच्चा क्या है कि टीनेज में रहता है, और टीनेज बहुत इनमेच्योर एज होती है। इसमें बच्चा जरा से में भटक जाता है, और जरा से में वो क्या करता है कि आजकल सुसाइड अटेम्प्ट के कितने केस हो रहे हैं, बच्चा क्या है कि जरा से में गलत कदम ले लेता है। तो इसलिए गार्जियंस को अपने बच्चों से एकदम फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। और आए दिन मैंने देखा अक्सर फैमिली में बस अपने बच्चों पे प्रेस, अरे यार देखो उसका बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, उसके इतने मार्क्स आ गए, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, ऐसा क्यों। तो ये अपने बच्चों की, भाई अपना बच्चा और दूसरे का, उन दोनों का माइंड अलग अलग है, उसका माइंड कहीं और चल रहा है, आपके बच्चे का फोकस कहीं और है। तो उसको इस चीज़ के लिए प्रताड़ित ना करें, उसको ये परेशान नहीं करें कि यार सामने वाले का बच्चा ये कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो। भाई सब मार्क्स हर कुछ नहीं है। हम लोग ही थे तो हमारे गार्जियंस ने कभी नहीं बोला कि बेटा आपको मार्क्स अच्छे नहीं, बस उन्होंने बोला ठीक है आप पास हो गए, हमें इससे कोई वही हमारे लिए सब कुछ है। तो आप बच्चा मतलब जितना ज़्यादा सीख के जाएगा वो ज़्यादा अच्छा है। और बच्चा यदि घर में फ्रेंडली माहौल रहेगा तो वो सारी चीज़ें फिर क्या है कि अपने घर वालों को बताएगा, किसी भी तरह का प्रेशर है, उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही तो वो अपने गार्जियंस को बताएगा। लेकिन क्या है कि आजकल आज जो है मैं जो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि गार्जियंस अपने बच्चों से पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुके हैं, पूरी तरह से कट गए। बस उन्हें देखा कि बच्चों को हमने स्कूल भेज दिया, कोचिंग लगा दी, सारी फैसिलिटी दे दी, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। यहाँ पे आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती है, आपकी ड्यूटी यहाँ से स्टार्ट होती है कि आपका बच्चा कितने टाइम पढ़ रहा है, सोशल मीडिया तो उस पर कितना टाइम दे रहा है। लग रहा है कि भैया आपका बच्चा बोर हो रहा है तो आप खुद ही उसको ऐसा माहौल बनाओ, घर में ऐसा माहौल क्रिएट करो कि हंसी मजाक तो उसको भी लगे, उसका भी खुशनुमा माहौल रहे, तो उसका भी पढ़ाई में मन लगता है और उसका सारा स्ट्रेस, और जितना घर में स्ट्रेस दूर होता है वो कहीं नहीं होता है। मेरे गार्जियंस ने मुझे बताया था कि पड़ोसी जो है, पड़ोसी के प्यार में भी मार है और घर वालों के मार में भी प्यार है। तो अपने घर वाले जितना हमें कर सकते, जितना हमारे बारे में सोच सकते, अदर नहीं कर सकता। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा, हर गार्जियन से कहूँगा कि आप अपने बच्चों को एकदम फ्रेंडली व्यवहार रखें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो रोज़ मैं डेली पेपर वगैरह में पढ़ता हूँ, डेली इसी एज के बच्चे कोई सुसाइड कर रहा, कोई एग्ज़ाम खराब कर, तो ये कुछ नहीं है। पेपर खराब होना, लाइफ खराब नहीं होना है। पेपर आपकी लाइफ में और भी एक पेपर चला गया क्या होगा, दूसरा आप पेपर दे सकते हो। तो अपने माइंड मतलब एकदम प्रेशर को पूरी तरह से डिलीट कर दें और एकदम फ्री माइंड होके कोई भी एग्जाम दे, कोई भी चीज़ हो आप दे, फ्री माइंड रखो। जब कोई चीज़ हम फ्री माइंड रखते हैं तो नई नई चीज़ें हमारी चीज़ में हमारे दिमाग में आती है, नए नए डाटाबेस फिट होते हैं। तो इससे आप हमारा प्रेशर जो पूरी तरह से हम दूर कर सकते हैं।
निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रहलाद जी ने कहा कि अगर आप एक पेरेंट हैं और जो दर्शक खास तौर पर हमें देख रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप एक पेरेंट हैं और आपके बच्चे के एग्ज़ाम चल रही है तो उसे कंपेयर ना करें किसी से, खास तौर पर उसके मार्क्स को लेकर आप उसकी लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करें तो ये काफ़ी बेहतर होगा। प्रहलाद जी आपसे जानना चाहूँगी कि एग्ज़ाम टाइम अभी चल रहा है, कई बच्चों के एग्ज़ाम्स आने भी वाले हैं और 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम चल भी रहे हैं। जो आने वाली जनरेशन है जो अभी 10th और 12th में जाएगी, उनको आप एग्ज़ाम्स के लिए कुछ टिप्स दें और ख़ासतौर पर ये भी बताएं कि आप अपनी कोचिंग में कैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करवाते हैं। ठीक, अभी एग्ज़ाम चल ही रहा है। कई बच्चों के लगभग ये समझो 1-2 पेपर बचे हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो जो पेपर बचे बड़े आराम से, बड़ा खुशनुमा मौसम है ना, अभी होली भी आ रही है, बढ़िया होली खेलो, चिल करो एकदम। आपने दो ये नहीं कि यार हमारा पेपर है तो होली निकल, बिल्कुल उससे क्या है कि आप इन्जॉय करोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और वो चीज़ जल्दी आपके दिमाग में आ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आज जो देख रहा हूँ, बच्चे 12th करने के बाद भी ये सोचता है कि यार अब मैं कहाँ जाऊँ। अभी तक बच्चों का एम डिसाइड नहीं है। पहली चीज़, मेन चीज़ ये है, अभी तक किसी बच्चे का एम डिसाइड नहीं है। मैं अभी जस्ट जैसे हम आ रहे थे तो प्रभात चौराहे से हम लोग गुजर रहे थे, तो मैंने श्रेया को बोला, मैंने कहा देखो इस चौराहे को देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? तो ये कह रही थी, बोले सर आज सब आपने अपने रास्ते जा रहे हैं। नहीं बेटा, ये नहीं है। देखो सब जा रहे हैं लेकिन सबको मालूम है किसको कहाँ जाना है। नहीं, ये नहीं पता तो फिर कोई भी किधर से आ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब चौराहे पे कोई व्यक्ति गुजर रहा है, उसको मालूम है कि उसका टारगेट कहाँ है, उसे किस किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये आजकल किसी भी बच्चे को ये नहीं पता, उसने बस मेरे दोस्त ने लिया है, मेरे रिश्तेदार ने लिया है, पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, सब्जेक्ट ले लिया, बाद में फिर सिर पकड़ रहा है, यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, मैथ समझ में नहीं आ रहा, बायो समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहली जो इस न्यू जनरेशन जो बच्चे 10th पास करके आ रहे हैं, सबसे पहले अपना एम डिसाइड करें। और जब तक आप अपना एम, अपना टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे, आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि अब आप आंख बंद करके जाओगे तो आप घूमते रहोगे। जो आंख का अंदाज को लिखता सब ग्राउंड ही ग्राउंड है, लेकिन जब आंख खुलता तो पता पड़ता है कि आगे जाके खाइए। तो आपको पहली चीज़, जैसे 10th पास करें तो सबसे पहले डिसाइड करें कि आपको किस फील्ड में जाना है। क्योंकि जब आपको डिसाइड है, आपको पता है कि हमें किस फील्ड में जाना है, तो फिर आप उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो, आपको फिर एक डायरेक्शन मिल जाएगा। और मैं गार्जियंस को ये कहूँगा कि आप, हो सकता भाई कई गार्जियंस थे, उनने अपनी ज़िंदगी में उन्होंने सोचा था मैथ साइंस ले, हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, नहीं बन पाए। लेकिन वो क्या है, वो चीज़ अपने बच्चों को थोप देते हैं कि नहीं अब हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। तो वो अपने बच्चों पे नहीं थोपे, क्योंकि आपका माइंड अलग था, आपकी जनरेशन अलग थी, इस समय जनरेशन अलग है, इस समय का टाइम अलग है। जो पहले आप देखें कि आपके बच्चे का जो है फोकस, इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में, उसे उसी डायरेक्शन में जाने दें। और जो भी आप है ना, अपने दोस्त यार या किसी के बहकावे में नहीं आए, या अपने यार रिश्तेदार ने क्या सब्जेक्ट लिया उससे कोई लेना नहीं, क्योंकि लाइफ आपकी है। लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। इसलिए कोई भी चीज़ है, जितने भी नए स्टूडेंट अभी 10th पास करके आएंगे तो वो डिसाइड करें सबसे पहले कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना, किस डायरेक्शन में लेना, तभी सब्जेक्ट लें। नहीं तो ये नहीं कि यार हमें पसंद था, दोस्त ने लिया, हमने मैथ साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया, फिर बाद में पछताना रह जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट या करियर चुनते हैं तो उसमें मेहनत करने में हमें किसी भी तरह का पछतावा नहीं होता, किसी भी तरह का गिल्ट नहीं होता है कि नहीं शायद वो सब्जेक्ट मेरे लिए बेहतर था। जिसमें इंटरेस्ट होता है, अगर उसी को हम अपने, खास तौर पर ये कहा जाता था कि अपने पैशन को अगर आप अपना प्रोफेशन बनाएं तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। श्रेया, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आपका भी ओपिनियन चाहूँगी, एक बतौर स्टूडेंट आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करती हैं और ख़ास तौर पर आपका कोचिंग आपको कैसे हेल्प करता है? कोचिंग से सबसे पहले हमारा मोटिव होता है कि हम कोचिंग क्यों जाते हैं। जो चीज़ हमारे स्कूल में रह जाए, जो चीज़ हमें स्कूल में समझ ना आए, वो हम जाके कोचिंग में क्लियर कर लें अपनी वो चीज़। बिल्कुल। और कोचिंग में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टडी करनी है, कैसे अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना है, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। बहुत पीसफुल वातावरण हो हमारे कि जहाँ हम जाके बहुत कंसंट्रेटेड से पढ़ पाएँ। उसके बाद हम लोग को बहुत सारी ये भी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको इफ़ेक्टिव वे क्या होता है लिखने का, कि आपको कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, आपको कैसे देखना है कि सामने वाला कैसे क्या कर रहा है, कि मतलब जो टॉपर स्टूडेंट है वो कैसे आपको डील कर रहा है, आपको कैसे टॉपर बनना है, कैसे उसको कंपटीशन में लाना है। उसके बाद हमें बहुत सारे पीपीटी सॉल्व करवाए जाते हैं, बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसपे हमें प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई आर्ट्स या कॉमर्स स्टूडेंट भी अगर हमें देख रहा है तो ये टिप्स आपके लिए बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगी। भले ही केमिस्ट्री क्लासेस के टीचर और स्टूडेंट हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन जो टिप्स उन्होंने दी है, जो बातें उनकी ओर से कही गई, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। प्रहलाद जी, आप लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे में आप बंसल ग्रुप के योगदान को कैसे देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में?
अब बंसल ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत आगे बढ़ चुका है। बंसल ग्रुप किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पिछले 20 साल से मैं बंसल ग्रुप को जान रहा हूँ और बंसल कॉलेज आज भोपाल नहीं, भोपाल से कई बाहर कई एरियो में, और बंसल ग्रुप इवन मेरे साले का लड़का भी बंसल ग्रुप से ही पढ़ रहा है, बंसल कॉलेज से इसने इंजीनियरिंग की, और रिसेंटली अभी उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ है। तो बंसल ग्रुप जो है पूरे भोपाल में आप कहीं भी चले जाओ, बंसल ग्रुप ने हमें वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन दिया भोपाल में, लगभग सभी लोग जानते हैं। रानी कमलापति जो है बंसल 1 है, और इसके अलावा भी बंसल जैसे रीवा में है, इंदौर में, कई जगह है। और कुछ कमियां भी है, तो मैं चाहूँगा कि बाहर जाके कैंपस लगाएं, डोर टू डोर जो गार्जियंस है उनको समझाएं किस तरह से एजुकेशन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस समय एजुकेशन मस्ट है। बिना एजुकेशन के कोई भी सक्सेस नहीं होगा, और कॉम्पिटिटिव का दौर है। तो मैंने देखा बंसल ग्रुप में जो है कि बच्चों को स्कॉलर बेस वगैरह पे भी ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी एजुकेशन को आगे नहीं कर पाते हैं, उनको स्कॉलर्स बेस पे भी पढ़ाया जाता है जी, या उसके और भी से आगे बढ़ाया जाता है। जी श्रेया, आपने बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट विजिट किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब मैं कोचिंग की तरफ से बंसल ग्रुप गई तो मुझे वहाँ जाके इतना शौक लगा कि वहाँ के टीचर्स कितने फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर होते हैं, वो बच्चों को, बहुत बड़े बच्चों को डील करते हैं। जब हम 12th में हैं तो उनका बिहेवियर इतना अच्छा, उन्होंने हमें इतना कुछ, मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। वहाँ हम लोग को प्रैक्टिकल वर्क दिखाया गया फेस टू फेस शॉर्ट पीरियड टाइम में। वहाँ का सोशल कल्चर बहुत अच्छा था, वहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि वो रूरल एरियाज़ में भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो कि अभी बहुत वो हो गया है कि लाइक इतना ट्रांसपोर्ट होने के बाद भी इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो बेस्ट है। उसके बाद वहाँ पर स्कॉलरशिप बहुत मस्ट हो गई आजकल सभी के लिए, क्योंकि सबके पास इतना नहीं होता कि वो खुद को ऐसे कर पाएँ। और उसके बाद वहाँ पर प्लेसमेंट रेशियो बहुत बेस्ट लगा मुझे वहाँ का, और बस। काफ़ी डीपली श्रेया आपने स्टडी किया है, हर चीज़ एकदम जानी है, जिस तरह से आपने ब्रीफ किया बीजीआई को। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इतनी खास जानकारी साझा की, जो दर्शक हमें देख रहे होंगे उनके लिए बिल्कुल ही आज का सेशन एक प्रोडक्टिव सेशन रहा होगा, कई सारी चीज़ें उन्हें जानने और सीखने मिली होगी। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मार्गदर्शन पर हमारे साथ जुड़े और जानकारी साझा की। और इस खास बातचीत के साथ हमारी खास पेशकश मार्गदर्शन में फिलहाल इतना ही। एक्सक्लूसिव खबरों का सिलसिला बंसल न्यूज़ पर जारी रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।